अब जो हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं ना मुन्ना, उसको आप ढंग से सुनेंगे। अब जो हम बात बताने जा रहे हैं, बताने तो एमलगमेटेड कंपनी के लिए ही है, लेकिन रेफरेंस है हमारा कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। सर आपने आधा लिखा है, आपने पूरा नहीं लिखा। आपने लिखना चाहिए था सेट ऑफ एंड और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। नहीं बेटा, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। एमलगमेटिंग कंपनी अगर सेट ऑफ कर लेती है तब तो झंझट ही खत्म, कैरी फॉरवर्ड करने का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। अगर वो सेट ऑफ नहीं कर पाई सेम प्रीवियस ईयर में तो हम कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करते। इज इट क्लियर? जी सर, ये क्लियर हो गया। अगर कोई एमलगमेटेड कंपनी एमलगमेटिंग कंपनी के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहती है, अगर कोई एमलगमेटिंग कंपनी के लॉसेस को एमलगमेटेड कंपनी कैरी फॉरवर्ड करना चाहती है अंडर सेक्शन 72A, तो एमलगमेटिंग कंपनी को कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। और कुछ कंडीशंस एमलगमेटेड कंपनी को पूरी करनी पड़ेंगी। तो अगर ये शर्तें और ये शर्तें पूरी हो जाएं तो एमलगमेटेड कंपनी इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर लेगी। लॉसेस को फ्रेश 8 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लॉसेस को फ्रेश 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड करेगी ये एमलगमेटेड कंपनी। अगर इस एमलगमेटिंग कंपनी ने 6 साल अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर लिया है और उसके पास 2 साल बचे थे और मीनवाइल उसका एमलगमेशन हो गया और एमलगमेटेड कंपनी को फिर से नए 8 साल उन लॉसेस को मीट आउट करने के लिए मिल जाएंगे, और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? जी सर, ये मिल जाएगा बेनिफिट अगर ये और ये लोग अपनी शर्तें पूरी करें। तो शर्तें क्या हैं? कंपनी मस्ट बी 3 years और मोर ओल्ड। कंपनी कम से कम 3 साल या उससे अधिक पुरानी होनी चाहिए। दूसरा, कंपनी मस्ट हैव 75% और मोर book values of assets for 2 years or more। अब मैं पढ़ता हूँ ये दोनों कंडीशन। Amalgamating company. The amalgamating company has been engaged in the business in which the accumulated losses occurred or depreciation remain unabsorbed for 3 years or more। अच्छा, क्लियर है ना? 3 साल या उससे अधिक पुरानी होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, the amalgamating company has held continuously as on the date of the as on the date to date, ईयर टू ईयर नहीं, डेट टू डेट,
at least 75% of the book value, at least 75% of the book value of fixed asset held by it 2 years prior to the date of amalgamation. 2 years prior, more than 2 years. और ये 75% क्या है सर? ये बुक वैल्यू है। अच्छा लिखा है, ठीक है ना? ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होंगी तो एमलगमेटेड कंपनी को कैरी फॉरवर्ड करने की छूट मिलेगी ऐसे। लेकिन एमलगमेटेड कंपनी को भी इटसेल्फ कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि एमलगमेटेड कंपनी ने अपनी शर्तें पूरी की तो ये एमलगमेटेड कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर लेगी ना। एमलगमेटेड कंपनी को भी कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। पहली शर्त कि बिजनेस ऑफ एमलगमेटिंग कंपनी must be carry on for 5 years or more। 5 साल या उससे अधिक के लिए कम से कम कैरी ऑन करना है। कितने सालों तक के लिए? कम से कम 5 सालों तक कैरी ऑन करना है। उसके पहले आप इस बिजनेस को बंद नहीं कर सकते। आपका ये इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। द एमलगमेटेड कंपनी कंटिन्यूज द बिजनेस ऑफ द एमलगमेटिंग कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द एमलगमेशन। यानी हम डेट टू डेट की बात करते हैं, डेट टू डेट की बात कर रहे हैं, ठीक सर। दूसरा, जो उसकी एसेट्स हैं ना, 75% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स कम से कम जो 2 साल से ज़्यादा पुरानी हैं, उन 75% को जब ये अपने पास लेगा तो इसके लिए 100 हो जाएगा। जितनी भी एसेट्स यहाँ से आई हैं, कम से कम 75% और उससे अधिक जितनी भी एसेट्स इसके यहाँ आई हैं, उसके कम से कम 75% को अगले 5 सालों तक, अगले 5 सालों तक ये कंपनी मेंटेन करेगी। %75 और मोर बुक वैल्यू ऑफ एसेट मस्ट बी हेल्ड फॉर 5 years or more। जी, the amalgamated company holds continuously for a minimum period of 5 years from the date of the amalgamation at least 75% of the book value of fixed asset of the amalgamating company acquired in the scheme of amalgamation। ये भी जो बात हो रही है ये डेट टू डेट की। सर एक चीज क्लियर नहीं हुई, ये सेम 75% है या इस 75 का 75% है? 75% सेम है और 75% ऑफ द 75% है। जी हाँ, 75% ऑफ द 75% है। ये जो 75 है, ये 75% ऑफ 75% ये एमलगमेटिंग कंपनी का है। इज इट क्लियर? जी सर, अब ये भी चीज़ क्लियर हो गई। एक और कंडीशन सुन लें जाते जाते। The amalgamated company fulfills other conditions which are prescribed under Rule 9C। Conditions under Rule 9C। ये रूल 9C कौन सी कंडीशन इम्पोज करता है एमलगमेटेड कंपनी के ऊपर? बेसिकली हैं दो, मैं बताऊंगा एक। सेकंड कंडीशन है सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना, वो मैं नहीं बताने जा रहा, बता तो दिया मैंने, लेकिन मैं उसको डिफाइन नहीं करने जा रहा। वो केवल आप इतना याद रखेंगे, द सेकंड वन कंडीशन इज टू हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम एन अकाउंटेंट, दैट इज अनदर थिंग। द फर्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज, पहली कंडीशन थी एमलगमेटेड कंपनी के पास कि बिजनेस एमलगमेटिंग कंपनी का कम से कम 5 साल चलना चाहिए यहाँ, तो ही इसको बेनिफिट मिलेगा। कैरी फॉरवर्ड करो।
एमलगमेटेड कंपनी फर्स्ट ईयर से ही कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, लेकिन 5 सालों तक बेनिफिट मिलता रहेगा और बीच में अगर कहीं इसने इस शर्त को तोड़ दिया तो इसको जो भी बेनिफिट मिले ना एमलगमेटेड कंपनी को, सब के सब उस साल की इनकम मान ले जाएंगे जिस साल ऐसा कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगा। उस साल की सारी जितनी भी डिडक्शन इसने ली 2 साल 3 साल 4 साल, 100% ऑफ दोज डिडक्शन विल बिकम द इनकम ऑफ दैट प्रीवियस ईयर इन विच द कंडीशंस डजंट कंप्लाई। ठीक है ना। अच्छा, जो मैं तीसरी कंडीशन बताने जा रहा हूं, कंडीशन अंडर रूल 9C, व्हाट इज दिस? कहता है आप बिजनेस कंटिन्यू करोगे, ठीक है, लेकिन बिजनेस कंटिन्यू करना इज नॉट इंपॉर्टेंट थिंग, but also to use that installed capacity of the amalgamating company for the production purposes. Only having or only carrying on the business on paper is not a sufficient thing. The amalgamated company must do the work on that. The company must carry on that business activity which was earlier done by the amalgamating company itself, and at least, और कम से कम शुरू के 4 सालों के अंदर एमलगमेटेड कंपनी को, शुरू के 4 सालों के अंदर, जैसे ही एमलगमेशन हुआ उसके 4 सालों के अंदर एमलगमेटेड कंपनी को इसके कम से कम 50% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को अचीव कर ले। और जो दूसरी कंडीशन है सर्टिफिकेट लेने की अकाउंटेंट से, उसी 50% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के प्रोडक्शन को अचीव कर लिया या नहीं उसकी बात कर रहे हैं। फिलहाल हम सेकंड कंडीशन को किनारे करते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, केवल बिजनेस को टेक ओवर कर लेना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ऑल्सो द प्रोडक्शन मस्ट रन्स। और प्रोडक्शन ऐसा नहीं कि 1-2 यूनिट बना लिया, 10% यूनिट बना लिया, एटलीस्ट 50% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द एमलगमेटिंग कंपनी। सर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किस डेट की? सर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किस डेट की? हम उस डेट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात कर रहे हैं जिस दिन ऐसा एमलगमेशन हो रहा है। हम उस दिन के इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात कर रहे हैं जिस दिन ऐसा एमलगमेशन इफेक्टिवली हो रहा है। और अगर हम इफेक्टिव डेट ऑफ एमलगमेशन की बात करें तो हम आपको एक लाइन पढ़ करके सुना देते हैं। every amalgamation scheme is effective from the appointed date, means it is effective from the date mentioned in the scheme and not from the date on which the court sanctioned the order. इफेक्टिव डेट जो स्कीम की है, जो आपस में दोनों ने एग्रीमेंट में लिखा है, दैट इज द डेट ऑफ एमलगमेशन एंड नॉट द डेट ऑन विच द कोर्ट सैंक्शन द ऑर्डर। कोर्ट के सैंक्शन ऑर्डर तो एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन वो सारे के सारे स्कीम किस दिन इफेक्टिव होंगे? जिस दिन ऐसा स्कीम इफेक्ट में लाया गया होगा एज पर द टर्म्स। ओके, तो अब मैं फिर से आता हूँ। पहली कंडीशन, इसको बिजनेस कैरी ऑन करना है, नॉट ओनली टू कैरी ऑन द बिजनेस बट दे हैव टू प्रोड्यूस, they have to utilize the production capacity of the amalgamating company. At least 50% production target must be achieved in its first 4 years. शुरू के 4 साल के अंत तक 50% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का इस कंपनी को अचीव कर लेना है और 5वें साल तक उसको कंटिन्यू 50% तक मेंटेन करना है। पहले साल कितना हुआ? 10%, 20% या 45%, लेकिन 4th ईयर के एंड में डेट टू डेट 50% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का क्लियर कर लेना है। मैं फिर से पढ़ता हूं, रूल क्या लिखता है? द एमलगमेटेड कंपनी ओइंग एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ऑफ द एमलगमेटिंग कंपनी बाय वे ऑफ एमलगमेशन शैल अचीव द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एट लीस्ट 50% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द सेड अंडरटेकिंग बिफोर द एंड ऑफ द 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द एमलगमेशन। डेट टू डेट की बात कर रहा है, डेट ऑफ द एमलगमेशन, हाँ या ना? एंड कंटिन्यू टू मेंटेन द सेड मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन टिल द एंड ऑफ द 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एमलगमेशन।
और तो और अगर हमने पूरी कोशिश की, अपनी पूरी जान लगा दी कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 50% तो हम यूटिलाइज कर लें, अदरवाइज हमको छूट नहीं मिलेगी, लेकिन करें तो करें क्या, नहीं हो पाया, टारगेट अचीव नहीं हो पाया, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखेंगे और कहेंगे हमको इसका रिलैक्सेशन दे, तो हो सकता है गवर्नमेंट हमको इस चीज़ का रिलैक्सेशन दे, ये प्रोवाइडेड है। अगर आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलता है देन यू हैव टू अचीव एटलीस्ट 50% ऑफ द प्रोडक्शन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द एमलगमेटिंग कंपनी। और जो 4 साल के अंदर आपने मेंटेन कर लिया 50%, देन यू हैव टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ कैपेसिटी एट टिल द एंड ऑफ द 5th ईयर। चलिए, इसका सर्टिफिकेट मिलता है और मैंने आपको इफेक्टिव डेट भी बता दी। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ये सारी शर्तें, लेकिन जो चीज़ मैंने इसमें अभी नहीं बताई, अब मैं वो चीज़ आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो चीज़ मैंने आपको अभी तक नहीं बताई वो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या ये कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ सारे कंपनियों को मिलेगा? हर तरह की कंपनी को ये बेनिफिट मिलने जा रहा है ना? ये बेनिफिट मिलेगा तो केवल और केवल एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को, ये बेनिफिट मिलेगा तो केवल और केवल शिप को, ये बेनिफिट मिलेगा तो केवल और केवल एयरक्राफ्ट रनिंग पब्लिक एंटरप्राइज को, ये बेनिफिट मिलेगा तो केवल और केवल होटल रनिंग बिजनेस को। इनको ये बेनिफिट मिलना है। एक और छूट रहा है कोई जी, बैंकिंग कंपनी को। किसको? बैंकिंग कंपनी को। इन लोगों को ये बेनिफिट मिलना है। तो बेनिफिट मिलेगा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को, शिप्स को, एयरक्राफ्ट को, बैंकिंग को, होटल को। और तो और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है उसकी मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को ये बेनिफिट मिलेगा, और जो मैंने ये 50% कैपेसिटी की बात की ना, ये वाली, ये केवल और केवल एप्लीकेबल होगी इंडस्ट्रियल को। अरे होटल में कौन सा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होता है? अरे एयरक्राफ्ट में कौन सा कैपेसिटी होता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? शिप्स में कौन सा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? अरे भैया, केवल और केवल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की बात मैं कर रहा हूँ ना कि बैंकिंग कंपनी वगैरह की। जी सर। तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगा हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के काम पे लगा हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग किसी गुड्स का हो, मैन्युफैक्चरिंग किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का हो, मैन्युफैक्चरिंग जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हो, माइनिंग हो, शिप्स, एयरक्राफ्ट और रेल सिस्टम का, शिप्स, एयरक्राफ्ट और रेल सिस्टम का कंस्ट्रक्शन हो, नॉट ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन हो। अंतर समझ में आया? जी सर। ये आपका टॉपिक फिलहाल खत्म होता है, लेकिन जाते जाते एमलगमेशन खत्म होता है, लेकिन जाते जाते मैं एक बार देख लूं कुछ छूट तो नहीं रहा मेरे लाल जी। जो कंपनी यहाँ से, ये खत्म हो गया टॉपिक, बिल्कुल एंड है। अब आते हैं, इसको बिल्कुल किनारे कर देना। अगर एसेट्स एमलगमेटिंग कंपनी की एमलगमेटेड कंपनी को जाती है, अब एसेट कुछ दिन एमलगमेटिंग कंपनी ने यूज़ किया और बाकी दिन एमलगमेटेड कंपनी ने, तो डेप्रिसिएशन किसको कितना मिलेगा? तो कहा गया डेप्रिसिएशन दोनों को उतना ही मिलेगा जितना केवल एमलगमेटिंग कंपनी को मिलता। हाँ, दोनों के बीच में वो डेप्रिसिएशन बट जाएगा नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, दोनों के बीच में वो डेप्रिसिएशन बट जाएगा नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। और अगर कोई एमलगमेटिंग कंपनी, अगर कोई एमलगमेटिंग कंपनी एमलगमेट होती है एमलगमेटेड कंपनी के साथ, तो एमलगमेटिंग कंपनी का जो टैक्स लायबिलिटी होगा ना, अगर वो एमलगमेटिंग कंपनी से रिकवर ना कर पाया गया क्योंकि कंपनी तो हो गई खत्म, और अगर एमलगमेटिंग कंपनी से वो टैक्स लायबिलिटी रिकवर ना हो पाई ना,
तो जिस साल ऐसा एमलगमेशन हुआ है, एमलगमेशन की डेट तक का जो टैक्स बना है वो टैक्स लायबिलिटी, और जिस साल ऐसा एमलगमेशन हुआ है उसके जस्ट एक साल पहले की टैक्स लायबिलिटी एमलगमेटिंग कंपनी की एमलगमेटेड कंपनी से वसूल की जा सकती है। मैं फिर से बोलता हूं, अगर एमलगमेशन हुआ है 15 अगस्त 2016 को, ये डेट ऑफ एमलगमेशन है, तो 1 अप्रैल 2016 टू 15 अगस्त 2016 तक की टैक्स लायबिलिटी प्लस 15-16 की टैक्स लायबिलिटी, यानी एक पूरा साल पिछला वाला और इस साल डेट ऑफ एमलगमेशन तक जितनी भी टैक्स लायबिलिटी एमलगमेटिंग कंपनी की बनेगी ना, उसको एमलगमेटेड कंपनी से वसूल किया जा सकता है, उसको एमलगमेटेड कंपनी से वसूल किया जा सकता है। अगर एमलगमेटिंग कंपनी से वसूल ना हो पाया हो तो की बात बता रहे हैं। That's it. Chapter is complete. Thank you, बच्चों. Thanks a lot.